Hey, hello, boys and girls, and all the professionals out there, all the chartered accountants who are already working, all the freshly qualified chartered accountants, all the experienced chartered accountants who are either in jobs or either they are having their practicing firms, and all my dear students. This is a moment that we all have to stand together united, because some glaring impacts are going to happen on the profession if we do not take the cognizance of the same. आज एक टीचर नहीं, एक ऑडिटर बात करेगा. दोस्तों, नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है उसको सेक्शन 132 में पावर मिला है हमारे प्रोफेशन को रेगुलेट करने का. तो उसने कंसल्टेशन पेपर, नफरा हैज इशूड अ कंसल्टेशन पेपर. अब ये कंसल्टेशन पेपर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि नफरा कंसल्टेशन करना चाहता है, और नफरा ने यहां पर कुछ ग्लेयरिंग यहां पर जो है ना इंफॉर्मेशन दिए हैं, जो आंखें की फटी रह जाएंगी आपकी जब हम लोग ये देखेंगे. और नफरा आपसे, हम सब से जो है ओपिनियन मांग रहा है, अपना कमेंट देने बोल रहा है, और इसका लास्ट डेट है 10 नवंबर. तो मैं तो करूंगा ही भाई, मैं सबको यहां पर रिक्वेस्ट करूंगा कि 10 नवंबर तक आप भी अपना कमेंट जो है प्रोफेशनल मैनर में करें. कहां पर करें, वो ईमेल आईडी जो है मैं आपको बता दूंगा, उस ईमेल आईडी पर आपको करना है. नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आपको बता दूं, ये देखो जो ईमेल आईडी मैं आपको बोल रहा था, कमेंट शुड बी सबमिटेड आइदर बाय ईमेल, ठीक है, और भाई पोस्ट तो आप ईमेल कर दो ना, इस आईडी पर आप ईमेल कर दो, ठीक है, ये जो पूरा आईडी है इस पर आप ईमेल कर दो. सर ऐसा क्या हो गया सर, ये कंसल्टेशन पेपर क्या बोल रहा है? ये कंसल्टेशन पेपर में नफरा ने प्रपोज किया है कि भाई जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज होते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम कंपनीज को नफरा ने यहां पर बोला है वो कंपनीज जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ तक है, उस नेटवर्थ इज अप टू 250 करोड़. सो नफरा इज प्रपोजिंग कि क्यों ना हम लोग उनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रमोशन के लिए उनका स्टैट्यूटरी ऑडिट ही हटा दे. सो नफरा इज प्रपोजिंग कि 250 करोड़ तक का जो नेटवर्थ वाला कंपनी है ना, उनका क्यों ना स्टैट्यूटरी ऑडिट ही हटा दे. अब इंडस्ट्री में चल रहा है, इंडस्ट्री में ये मिथ चल रहा है कि खाली स्मॉल कंपनीज का बात चल रहा है हटाने का. यहां पर खाली स्मॉल कंपनीज का बात नहीं चल रहा है. आप समझो, स्मॉल कंपनी का अगर आप डेफिनेशन देखोगे सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 85 में, स्मॉल कंपनी मींस अ प्राइवेट कंपनी विच satisfies both the condition, paid up share capital does not exceed 2 crore and turnover, paid up share capital does not exceed 2 crore and turnover does not exceed 20 crore. So paid up share capital does not exceed 2 crore and simultaneously turnover does not exceed 20 crore, उसको हम लोग स्मॉल कंपनी बोलते हैं. लेकिन यहां पर तो बात हो रहा है माइक्रो स्मॉल मीडियम सारे कंपनीज का, कि जिनका नेटवर्थ जो रहता है लेस देन 250 करोड़ रहता है, क्यों ना स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है ना अंडर सेक्शन 139 उसको एबॉलिश ही कर दें स्मॉल एंड मीडियम एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज के लिए. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज के लिए क्यों ना स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो हटाई दिया जाए टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. नाउ दिस विल हैव ग्रेट रिपरकशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द इकोनॉमी, फॉरगेट अबाउट द अदर थिंग्स. इकोनॉमी कहां लेकर के जाएंगे हम लोग? एक तरफ हम लोग रोना रोते हैं कि सो मेनी शेल कंपनीज आर देयर, सो मेनी शेल कंपनीज आर देयर, कभी शेल कंपनीज के ऊपर एक्शन लिया जाता है, और एक तरफ अब हम लोग बोल रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट एबॉलिश हो जाता है. तो मैं सीधा आपको बोल रहा हूं, इसका इकोनॉमी के ऊपर भयानक नेगेटिव असर पड़ने वाला है. दूसरा चीज, उन कंपनीज के ऊपर जो कंपनीज अभी खुश हो रही हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं रहेगा तो अच्छा रहेगा. पहला बात, मेरे को नहीं पता कि कोई कंपनी खुश हो रहा है कि नहीं, बट अगर कोई कंपनी खुश हो रहा है तो भाई उनके लिए नेगेटिव रहेगा. क्यों नेगेटिव रहेगा? क्योंकि वो कभी भी अपना टाइम पर कंप्लायंसेस नहीं कर सकेंगे. अगर ऑडिट होता है ना तो उनके दिमाग में रहता है हाँ ऑडिट होना है तो चलो एनुअल जनरेटिंग कर लो. मेरे को बताना ऐसा होता है कि नहीं, मेरे को बताइए. आप लोग जिन लोग भी आर्टिकलशिप कर रहे हैं, जिन लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए ऐसा होता है कि नहीं. फॉरगेट अबाउट द ऑडिटर्स, थिंक अबाउट द इकोनॉमी एज अ होल. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं हुआ कि आप इकोनॉमी जो है उसको एकदम पटरी से ही उतार दे. सो ये इकोनॉमी के लिए खराब है. द सेकंड थिंग, इट इज बैड फॉर द कंपनीज इटसेल्फ. आज जैसे अब हम लोग को पता रहता है कि हम लोग का एग्जाम अगर है, स्टूडेंट लाइफ में हम लोग का एग्जाम है, तो हम लोग एग्जाम अगर है तो उस हिसाब से 1-2 महीना पहले जो है अपना जी जान लगा करके जो है प्रिपरेशन करते हैं. वैसे ही कंपनीज को जब पता रहता है कि उनका ऑडिट होना है तो भाई वो आराम से जो है ना अपना सारा कंप्लायंसेस करके रखते हैं. ठीक है, एक एम्प्लॉय लोग के मन में डर बना रहता है कि यार ऑडिटर आएगा और पक्का जो है हम लोग जो हेरा फेरी करेंगे वो जो है, भले ही वो ऑडिटर सैम्पलिंग करता है लेकिन पकड़ लेगा.
आज बैंक वाले जितने भी लोन देते हैं वो क्यों देते हैं कंपनीज को? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बदौलत देते हैं भाई, और कंपनी का कंप्लायंसेस हो जाता है भाई। और कंपनी के बुक्स में अगर कोई मिस्टेक रहता है तो वो ऑडिटर जो है मौका देता है मैनेजमेंट को, टीसीडब्ल्यूजी को, कि आप ठीक कर लो, तो वो ठीक कर देते हैं भाई। तो ये उस कंपनी के साथ अत्याचार हो जाएगा, ये उस कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ है कि उसको ऑडिट ही ना हो, इवैल्यूएशन ही ना हो। जैसे अगर स्टूडेंट लाइफ में मेरा इवैल्यूएशन नहीं होता तो क्या मैं आज जो हूं वो होता? नहीं। इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपको पहला मेरा दिक्कत समझ में आया, 250 करोड़ वाला नेटवर्थ, तो वो स्मॉल कंपनीज थोड़ी ना भाई, 250 करोड़ का नेटवर्थ। अच्छा, नेटवर्थ अगर आप बेस लेते हैं तो नेटवर्थ क्या होता है? पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। तो बहुत सारे तो ऐसे कंपनीज रहते हैं, मतलब टर्नओवर को तो पूरा एक्सक्लूड ही कर दे रहा है। मेरा टर्नओवर हो सकता है 10,000 करोड़ हो, 10,000 करोड़, लेकिन फिर भी मैं लॉस में हूं। अगर मेरा टर्नओवर भले 10,000 करोड़ का मैं क्लॉक कर रहा हूं, बट फिर भी अगर मैं लॉस में हूं तो हो सकता है मेरा नेटवर्थ 250 करोड़ से कम हो। तो आप बोल रहे हैं मेरे को ऑडिट ही नहीं करवाना? कम ऑन। तो मेरा ये पहला समस्या है। दूसरा, आप नफरा क्या प्रपोज करना चाह रहे हैं समझ में है कि 250 करोड़ से कम जिसका नेटवर्थ है उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट ही जो है सारे कंपनीज का अबॉलिश कर दिया है इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। तो भाई 250 करोड़ नेटवर्थ का क्राइटेरिया इटसेल्फ रॉन्ग है। दूसरा बात कि वो कम इकोनॉमी जो है वो पटरी से उतर सकता है। तीसरा बात, थर्ड थिंग, कि जो कंपनी है उसके खुद के हित के खिलाफ है। नाउ फोर्थ थिंग कि भाई ऑडिटर्स जो है, जो ऑडिटर्स हैं, अब आप बोलेंगे सर अगर कुछ कंपनीज का ऑडिट हट भी रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर जो कुछ कंपनीज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का बात हो रहा है जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, वो 99% से भी ज्यादा कंपनीज है। कितने? मोर देन 99%। मोर देन 99% कंपनीज इन इंडिया will be coming within the net worth criteria of 250 crores, which means more than 99% कंपनीज का ऑडिट ही जो है अबॉलिश हो जाएगा। अरे भाई, नेटवर्थ 250 करोड़ वाला जो क्राइटेरिया है ये तो भाई सेक्रेटरियल ऑडिट में भी नहीं है, कॉस्ट ऑडिट में भी नहीं है। कॉस्ट ऑडिट भी सेक्शन 148 में जो है कॉस्टिंग का रिकॉर्ड्स वगैरह बनाना चालू करना पड़ता है, कॉस्टिंग ऑडिट चालू हो जाता है, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट चालू हो जाता है 50 करोड़ का टर्नओवर से, वो भी ऑब्वियस बात है। आपको टर्नओवर नेटवर्थ तो समझ में आना चाहिए ना कि नेटवर्थ और टर्नओवर में टर्नओवर हमेशा ज्यादा रहेगा, ऑब्वियस बात है। तो अब और कुछ ग्लेरिंग फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। तो नफरा ने आपसे 4 क्वेश्चन पूछा है भाई, वो 4 क्वेश्चन क्या पूछा है आइए देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक दैट माइक्रो स्मॉल मीडियम कंपनीज को क्या डिफाइन किया? जिनका नेटवर्थ जो है वो 250 करोड़ तक है। Do you think that micro, small and medium companies, depending on some criteria and threshold, should be exempted from the mandatory statutory audit under the Companies Act 2013? If not, why not? If yes, what would be the criteria? और अगर आपको लग रहा है कि हाँ एग्जामेशन मिल जाना चाहिए तो क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए फॉर द थ्रेशोल्ड एंड एग्जामेशन? जैसे नफरा प्रपोज कर रहा है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी प्रपोज कर रहा है 250 करोड़ का नेटवर्थ। अगर आपको लगता है कि एग्जामेशन मिलना चाहिए स्टैट्यूटरी ऑडिट से इन कंपनीज को, तो किस क्राइटेरिया और थ्रेशोल्ड पर मिलना चाहिए, और अगर नहीं तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए मैंने आपको अभी रीजन बता दिया। ये कंपनीज के हित के खिलाफ है, ये इकोनॉमी के इंटरेस्ट के खिलाफ है, एंड ये ऑडिटर्स के भी इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो ये 3 इंटरेस्ट के साथ जो है हम तो मेल करेंगे ही, आप भी जो है पक्का से ईमेल करिएगा और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो जो है दूसरों लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि अवेयरनेस फैल सके। इसमें यह मत सोचिएगा कि मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ है, मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी ना अपना ऑडिट फर्म चला रहा हूं। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? इसमें डायरेक्टली आप पूरा फ्रेटर्निटी का ही स्वार्थ है। तो प्लीज पूरा फ्रेटर्निटी को यहां पर जो है एकजुट होकर के जो है अपना जो है जवाब देना है, और आप लोग इस वीडियो को आग की तरह शेयर करिएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, और मैं बाद बाकी लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट इसके ऊपर अपना जो है व्यूज दीजिए, वीडियोस बनाइए। सारे टीचर्स को मैं बोलूंगा भाई वीडियोस बनाइए इसके ऊपर ताकि अवेयरनेस फैल सके बच्चों के लिए। तो मैंने आपको रीजन बता दिया भाई कि भाई एग्जामिशन क्यों नहीं मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, डू यू थिंक देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर सेपरेट सेट ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स? यस, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एग्जेम्प्टिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर एमएसएमसी माइक्रो स्मॉल मीडियम कंपनीज, बट आई एम इन फेवर कि इनका ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है ना अलग से बनना चाहिए। ये मैंने क्लासेस में भी जब ऑडिटिंग का मैं क्लास लेता हूं, बीइंग एन ऑडिटिंग प्रोफेसर, मैं हमेशा आप लोग को भी बोलता हूं
कि जो स्मॉल स्मॉल कंपनीज का ऑडिट होता है उसमें क्या ये सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो हम लोग पढ़ते हैं, सारे के सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऐसे नंबर 200 से लेकर के जो हम लोग का 800 सीरीज तक बना हुआ है, क्या ये अप्लाई करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि एमएसएमसी का ऑडिट हो, लेकिन एक सेपरेट सेट ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो एमएसएमसी के लिए लाया जाए। सेपरेट सेट ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स शुड बी इंट्रोड्यूस फॉर एमएसएमसीज। तो इससे क्या होगा? ऑडिट भी हो गया और थोड़ा रिलैक्स्ड ऑडिट भी हो गया। So many rigid standards auditor won't have to apply in auditing the small companies or the audit of MSMCs। तो बिल्कुल एक रिवाइज्ड सेपरेट सेट ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एमएसएमसी के लिए आना चाहिए। जस्ट लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट। जैसे ये 250 करोड़ का क्राइटेरिया नफरा ने क्यों प्रपोज किया? क्योंकि इंड एस जो है ना, इंड एस सेपरेट सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एस इज एप्लीकेबल ऑन बिग कंपनीज। बिग कंपनीज मतलब भाई जो एमएसएमसी नहीं है, बिग कंपनीज मतलब जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है, जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है उनके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल है। और जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ तक है उनके ऊपर हमारे देसी वाले जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो अभी भी एप्लीकेबल है। समझ में आए? तो 250 करोड़ से ज्यादा है तो इंड एस विच इज नथिंग बट अडेप्टेशन ऑफ आईएफआरएस वो एप्लीकेबल रहता है। और जो स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम कंपनीज रहते हैं उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल रहता है। अब अगर ऑडिट हट गया तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हट जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो वही फॉलो करता है ना जिसका ऑडिटिंग होता है भाई। तो मेरे हिसाब से यस, just like separate accounting standards exist for MSMC, separate auditing standards should also exist for MSMC, but audit should not be exempted, audit should be conducted. The cost of conducting an audit, अच्छा नफरा ने यहां पर ना कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग एन ऑडिट का पूरा एक एस्टिमेशन दे रखा है, जिस हिसाब से 2 लाख रुपया से 8 लाख रुपया तक एनुअल ऑडिट का कॉस्ट आता है। 2 लाख रुपया से 8 लाख रुपया तक एनुअल ऑडिट का कॉस्ट आता है। द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग एन ऑडिट एज पर द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड इज एन इंपॉर्टेंट इनपुट। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट नफरा ने कंप्यूट किया है, ये मैं पूरा आपको कंसल्टेशन पेपर दे दूंगा, इसमें आप देखिएगा नफरा ने 2 लाख रुपया से 8 लाख रुपया तक का रेंज में ऑडिटिंग का कॉस्ट कंप्यूट किया है। तो क्या ये कॉस्टिंग का जो मेथोडोलॉजी है ये सही है? क्या ये कॉस्टिंग का मेथोडोलॉजी सही है? नफरा ने यहां पर जो भी कॉस्ट जो एस्टिमेट किया वो हायर साइड एस्टिमेट किया, उतना नहीं लगता है भाई, बहुत ज्यादा हायर साइड कॉस्ट एस्टिमेट किए हैं। तो मैं तो यहां पर यही लिखने वाला हूं कि द कॉस्ट हैज बीन एस्टिमेटेड ऑन अ हायर साइड। इसीलिए फिर पता है, इसी चीज को बेसिस बना करके आप समझो, आप ट्रैप में मत फंसना, इसी चीज को बेसिस बना करके कि कॉस्ट ऑफ ऑडिट बहुत ज्यादा है इसलिए मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंटेशन जाएगा, ऑडिटिंग का कॉस्ट बहुत ज्यादा भाई 2 लाख से 8 लाख रुपया है और कंपनियां तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती हैं, तो ये छोटे छोटे कंपनीज को जो है ना ऑडिट का एग्जेम्पशन मिल जाना चाहिए, क्योंकि ऑडिटिंग का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए ये ऑडिट जो है एग्जेम्पशन कर दो ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके। तो भाई आपने जो कॉस्ट बताया है वो ज्यादा लगा है, उतना कॉस्ट नहीं है ऑडिट का। 2 लाख रुपया से 8 लाख रुपया छोटे छोटे कंपनी लोग का ऑडिटर 2 लाख से 8 लाख थोड़ी ना लेता भाई एनुअली एक कंपनी का, वो भी ऑडिटिंग कॉस्ट। डू यू थिंक दैट द करेंट एग्जम्पशन थ्रेशोल्ड फॉर कारो, ठीक है, फिर इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट एप्लीकेबिलिटी नीड्स टू बी स्टैंडर्डाइज्ड एंड मेड यूनिफॉर्म? इफ नो व्हाई नॉट? तो जो अभी कारो का एग्जामिशंस वगैरह है, ठीक है, जो इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एग्जामिशन, स्टैट्यूटरी ऑडिट का जो एप्लीकेबिलिटी है, क्या इनको स्टैंडर्डाइज करना चाहिए? नहीं, आप कैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट एक तरफ और कारो का रिपोर्टिंग आईसीएफआर का रिपोर्टिंग एक तरफ, आप कैसे जो है स्टैट्यूटरी ऑडिट को कंपेयर कर सकते हो कारो का रिपोर्टिंग एंड आईसीएफआर से? Caro is an additional reporting requirement, but statutory audit is a minimum reporting requirement. How can you compare? How can you standardize additional reporting requirement with minimum reporting requirement? तो ये 4 क्वेश्चन के ऊपर आपको कमेंट करना है, ठीक है, ईमेल करना है तो इस आईडी पर, पोस्ट भेजना है तो इस एड्रेस पर। अब क्यों मैं बोल रहा हूं कि 99% कंपनीज जो है वो हट जाएगा, अगर नफरा का कंसल्टेशन पेपर एज इट इज इंप्लीमेंट हो जाता है तो 99% कंपनीज जो है ना उनका ऑडिटिंग ही हट जाएगा। अच्छा, 99% कंपनीज का ऑडिटिंग हट जाएगा मतलब वो उनको फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो करने का दरकार नहीं है। इसका मतलब फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, भाई राम भरोसे भगवान भरोसे, भगवान भरोसे रहेगा फिर तो। ये देखिए डेटा, एमसीए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हमारे कंपनी लॉ का रेगुलेटर है, उसने रिपोर्ट किया था कि टोटल नंबर ऑफ एक्टिव कंपनीज आर इन द रेंज ऑफ समवेयर 11,50,000 टू 13 लाख, ठीक है।
अप्रॉक्स 11,50,000 टू 13 लाख कंपनीज थे ड्यूरिंग 2018 टू 2021, जिसमें से प्राइवेट कंपनीज एंड 1% कंपनीज का शेयर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 95% है। 95%, अप्रॉक्स 95%। अब जिसमें यह बोला जा रहा है उसका फिर पूरा डिटेल दे दिया कि कितने ओपीसी हैं, कितने प्राइवेट कंपनी। आप 95% दिमाग में रखो ना, 95% कंपनीज जो है, 95% कंपनीज वो प्राइवेट कंपनीज है एंड 1% कंपनीज है। याद रखना, माइक्रो स्मॉल कंपनीज में ये नहीं बोल रहे हैं कि खाली प्राइवेट कंपनीज होंगे, सारे कंपनीज होंगे। माइक्रो स्मॉल मीडियम कंपनीज में ये बोल रहे हैं सारे कंपनीज जिनका नेटवर्क जो है वो 250 करोड़ तक है, वो सारे कंपनीज, तो उनके अंदर तो पब्लिक कंपनीज भी आ जाएंगे। अब ये देखिए, only 52.48 of the total number of active companies have filed their annual financial statement and annual return MGT 7 for the financial year 2018, for the financial year 18-19. My God, only 52% companies have done the compliances. मतलब रिमेनिंग कंपनीज जो है या तो शेल कंपनीज है, या वो सो रही हैं, या फिर नॉन कंप्लायंट है, एक्टिव तो नहीं है। तो ओनली 52% कंपनीज जो है उन्होंने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट MGT 7 ये सब फाइल किया है। मैं आपको बता दूं, out of the total number of companies that have filed the annual financial statement, now very important, out of the total number of companies that have filed their financial statement, 97.09 have submitted their financial statement prepared under companies accounting standard rules 2006. why? Because their net worth is below 250 crore, और इन्हीं कंपनीज का स्टैट्यूटरी ऑडिट एग्जाम्प्ट करने का बात किया जा रहा है, which is 97.09%, वो भी 97.09% of those companies which have filed their annual financial statement and annual return। मतलब आप इमेजिन करो 52.48 कंपनीज का बात हो रहा है, ठीक है। रुक जाओ, देखो भाई क्या बोला जा रहा है। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके साथ करना चाहूंगा। 6,03,000 कितना, 6,03,055 6,03,055 ऑफ द एक्टिव कंपनीज हैव फाइल्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब इतने कंपनीज ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया है, उसमें से 97.09, तो इसका अगर हम लोग 97.09% करते हैं, ठीक है, इसका 97.09% करते हैं बेटा, तो ये आपका आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है भाई, 5,85,506 5,85,506 5,85,506 जो है, इन लोग अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 फॉलो किया। बिकॉज इंडेक्स क्यों नहीं फॉलो किया? क्योंकि इनका नेटवर्क पक्का बिलो 250 करोड़ रहा होगा, तभी इन लोग के ऊपर जो है ये कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल थे। अब इतने सारे कंपनीज को आप एग्जाम्पशन देने की बात कर रहे हो। अच्छा, दूसरा चीज, जो रिमेनिंग कंपनीज बचे, रिमेनिंग 52.48% कंपनीज के अलावा जो 48% कंपनीज बचे, ऑब्वियस सा बात है वो 48% कंपनीज भी वो 250 करोड़ के नीचे वाले नेटवर्थ में होंगे, तभी तो उन्होंने कंप्लायंस वगैरह नहीं किया। जनरली लिस्टेड कंपनीज और जो 250 करोड़ के ऊपर नेटवर्थ कंपनी रहते हैं वो तो ज्यादा कंप्लायंट रहते हैं। मतलब 99.99% कंपनीज जो आउट ऑफ रिमेनिंग 42% कंपनीज रहेंगे, 48% कंपनीज रहेंगे, अरे बाबा इसको हटा करके जो रिमेनिंग 48% कंपनीज रहेंगे वो भी इसी में आएगा। तो आप सोच सक रहे हैं क्या होने वाला है? यस सर, सोच सक रहे हैं सर। तो सोचो, यहां पर साफ साफ बोल दिया, मोर देन 97% कंपनीज वही हैं भाई, मोर देन 97%। और अगर आप टोटल में कंपेयर करोगे तो 99% हो जाएगा। तो मोर देन 97% कंपनीज ऐसे हैं जो छोटे कंपनीज हैं, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम कंपनीज है, और उनका जो है हटा देना चाहिए स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये प्रपोजल है। फिर यहां पर कुछ और ग्लेरिंग इंपैक्ट्स भी बताया गया है कि लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज है, लगभग 2 लाख कंपनीज के आसपास, जिन्होंने नील पेमेंट रिपोर्ट किया है टू ऑडिटर्स। नील पेमेंट हैज बीन रिपोर्टेड टू ऑडिटर्स। लार्ज, सर वाई इज इट सो? आइदर एडिक्वेट अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स नहीं थे इनके पास, या फिर कुछ इनका प्रेजेंटेशन में गलती हुआ है। फिर लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो है, 41% कंपनीज ने स्मॉल पेमेंट टू ऑडिटर्स जो है वो रिपोर्ट किया है कि भाई बिलो 25,000 है। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ऑलरेडी ये कंपनीज जो है इनका तो पेमेंट टू ऑडिटर जीरो ही होता है। तो एक तरफ आप अपना ग्राउंड दे रहे थे कि ऑडिटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि ऑडिटिंग फीस कम है। भाई ऑडिटर लोग कंपनी देख करके कि कितना उन लोग को नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, उस हिसाब से ऑडिट फीस लेता है, ऑब्वियस सा बात है। तो यहां पर फिर नफरा ने अपने बात को जस्टिफाई करने के लिए ग्लोबल जुरिसडिक्शन का भी एग्जांपल्स दिया है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, सिंगापुर हो गया जहां पर ये सब स्मॉल कंपनीज को एग्जेम्पशन मिला है, यूके में
छोटे छोटे कंपनी, माइक्रो स्मॉल मीडियम कंपनीज को एग्जेम्पशन मिला है। यूरोपियन यूनियन हो गया, यूके हो गया, सिंगापुर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, जापान हो गया, यहां पर जो है इन कंपनीज को एग्जेम्पशन मिला है। मैं बता दूं, आप इंडिया को इन लोग के साथ कंपेयर अभी फिलहाल नहीं कर सकते, बिकॉज इन लोग जो है ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री का दर्जा हासिल कर चुका है, बट हम लोग का अभी भी डेवलपिंग है। दूसरा चीज, आप इन लोग से कंपेयर कर रहे हो, आप जीएसटी में क्यों नहीं कंपेयर करते? बात बाकी हर जगह जिस जिस देश में जीएसटी आए वहां पर सिंगल जीएसटी रेट है, बट हमारे यहां पर क्या सिंगल जीएसटी रेट है? आंसर इज नहीं। जैसा देश वैसा रिक्वायरमेंट वैसा लॉ। सो इसका रिबटल यही है भाई कि वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री एंड मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज आर ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस, सो दे कैन अफोर्ड टू गिव एग्जेम्पशंस, वी कैन नॉट अफोर्ड टू गिव एग्जेम्पशंस, एज सिंपल एज दैट, राइट। फिर ये सेम 4 क्वेश्चन जो है नफरा ने रिपीट किया है, अब जिसका आंसर आपको देना है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक बटन पक्का से दबाइए और कमेंट पक्का से लिखिए कि आपको कौन सा इसमें से जो है ना बेसिस, कौन कौन सा मेरा बात जो है वो समझ में आया, ठीक है, कौन कौन सा बात मेरा समझ में आया। इनफैक्ट हम तो ये प्रपोज करेंगे कि जैसा ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, वो तो रहना ही चाहिए। इनफैक्ट लिस्टेड कंपनीज के लिए और स्ट्रिक्ट ऑडिटिंग कंप्लायंस आना चाहिए लिस्टेड कंपनी के लिए। इनफैक्ट मैं तो हमेशा से ये प्रचार करते आया हूं कि कंपनीज को खुद का ऑडिटर चूज करने का राइट ही नहीं हो भाई। लेट आरओसी, सर इतने सारे कंपनीज आरओसी बेचारा कैसे करेगा भाई? ऑटोमेटिकली भाई, सिस्टम बेस्ड यार, कंप्यूटर बेस्ड। लेट आरओसी सेंड द ऑडिटर, लेट आरओसी डू द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑफ द कंपनीज, तब देखो ऑडिट कैसा होता है। और इंडिपेंडेंस जो है ना एकदम हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाएगा यार। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिटर अपॉइंट करता है, खुद कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिटर अपॉइंट नहीं करता, तो हम लोग ये कंपनी में क्यों नहीं लेकर के आ रहे भाई? तो प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना और कमेंट पक्का से करना कि तुमको कौन सा मेरा बात समझ में आया, ठीक है, और किस बात से तुम भी इत्तेफाक रखते हो, रीजन समझ में आया कि नहीं आया, और वीडियो को पक्का आग की तरह शेयर करना। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।